देखो, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे कब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए या सेविंग्स चालू करनी चाहिए। सबसे इसका बेस्ट आंसर क्या होगा कि जिस दिन से आपको पता चल जाता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर में मेरे एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, फ्यूचर में आपके बहुत सारे गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए आपको सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस एज में आपको पता चलता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स शुरू करनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट एज होती है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई फिक्स नहीं है कि आप 25 साल के हो, 30 साल के हो। जिस दिन से आपको समझ में आ जाता है कि मुझे सेविंग्स स्टार्ट करनी चाहिए और सेविंग्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वो सबसे बेस्ट एज होती है। अब दूसरा आता है क्वेश्चंस कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। लाइक मुझे स्टॉक मार्केट में लगानी चाहिए या LIC लेनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में लगाने चाहिए, या गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स आते हैं वो लेना चाहिए, या आपको FD, या आप देखोगे जो गोल्ड वगैरह ये है, इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ पर आपको सेफ और आपका पैसा एक जगह से मेंटेन हो सकता है, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट रिस्क और रिटर्न के ऊपर खेलता है। आपकी जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उतना ही रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना समझे इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो जाके फिर लॉस में आ जाते हैं। उनका रीज़न क्या होता है, वो उसके पीछे रिसर्च नहीं करते। किसी भी कंपनी में अपन पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी R&D बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने एक साल में जो 8 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 50% रिटर्न्स भी बनाते हुए देखे, क्योंकि वो फुल टाइम अपना रिसर्च उस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट के ऊपर देते हैं। लेकिन अभी आप स्टूडेंट लाइफ हो या स्टार्टिंग ऑफ द कैरियर, आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, इतना टाइम डिवोट नहीं कर पाते हो स्टॉक मार्केट को ट्रेस करने में, तो आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा कम ध्यान देना जरूर। फिर दूसरा ऑप्शन आता है LIC में क्या है, रिस्क भी कम है तो रिटर्न्स भी डेफिनेटली कम होंगे। LIC लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देती है। लेकिन देखो, LIC का पैसा होता है ना, आप अपन कैलकुलेट करके देखते हैं, बहुत सारे एजेंट्स भी अपन को समझाते हैं कि आपका पैसा इतना इतना और फ्यूचर में आपको इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं यदि अपन फिनेंस के स्टूडेंट्स हैं या आप समझते हो, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट होती है। टाइम वैल्यू मनी ऑफ कॉन्सेप्ट का क्या है कि अभी जैसे 1 kg बेसन हम खरीदेंगे मार्केट से तो 85 रुपीज़ का आता है। वही अपन 10 साल बाद में यदि 1 kg बेसन खरीदेंगे तो उसकी 85 में नहीं, वो कम से कम 200 से ऊपर रहेगा। तो आपको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर आइटम का जो इन्फ्लेशन होगा, जो महंगाई होगी, वो 10 साल बाद में बहुत डबल हो जाएगी। तो 10 साल बाद में मुझे डबल पैसा मिलेगा तो एग्जैक्टली रिटर्न्स कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा। LIC आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा। 1 लाख रुपए के बजाय आपको 1.5 या 2 लाख रुपए बना के दे देगा। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से वो आपको समझाते हैं कि आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे एग्जाम्पल, तो आपको लगभग 5-6 लाख रुपए मिलेंगे। तो 5-6 लाख रुपए एग्जैक्टली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग उतना नहीं हो पाता है, नियर बाय 2-3 लाख रुपए के आसपास होगा। तो रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं आते। तो LIC थोड़ा सा रिटर्न्स कम देता है क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत कम है, पैसा डूबने के चांसेस नहीं है आप। दूसरा ऑप्शन आता है, आप कोई भी गोल्ड ले सकते हो। लेकिन गोल्ड में क्या होता है, लमसम अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। तो वो आपके लिए अभी इस एज में या अभी स्टार्टिंग में आपके लिए बेनिफिट नहीं होता। आप एक पर्टिकुलर रिटर्न्स अर्न कर लेते हो, आपकी अर्निंग्स अच्छी हो जाती है, तब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरा आता है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स भी क्या है, एक रिस्क फ्री रिटर्न है। आप गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदते हो, एवरी ईयर आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 5 साल के लिए 10 साल के लिए बॉन्ड लेते हो तो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वापस वो पैसा आपका मैच्योर होकर आ जाता है। वो बिल्कुल भी रिस्क फ्री रहता है, वहाँ पे आपके पैसे डूबने के चांसेस नहीं होते। बट रिस्क और रिटर्न्स का खेल वापस आता है, जहाँ रिस्क कम है वहाँ पे रिटर्न्स कम मिलेंगे। दूसरा आता है कि सर मुझे FD में, तो FD भी एक अमाउंट का बनता है, लमसम अमाउंट आपको बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ता है 5-6 साल के लिए। तो वो भी एक अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर आपके लिए बेनिफिट नहीं बन पाता। तो फिर हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? हम ना तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ना ही लमसम अमाउंट FD में डाल सकते हैं, ना ही गोल्ड ले सकते हैं। सिक्योरिटी मार्केट में जो बॉन्ड है वो भी हम इतना नॉलेजेबल नहीं है हमारे लिए। LIC वैसे भी रिटर्न्स बहुत कम दे रहा है एक्चुअल में अपन निकाल के देखें तो अभी स्टूडेंट हैं या इनिशियली स्टार्ट हुआ है हमारा कैरियर, छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेविंग नहीं हो पा रही है, खर्च हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड की हो जाइए। म्यूचुअल फंड में आपको ना तो इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, ना ही आपको इतना R&D के लिए अपना टाइम निकालना पड़ेगा। आप जो काम कर रहे हो, अपनी स्टडी कर रहे हो, टाइम पे स्टडी करिए। या आप अभी इनिशियली कोई जॉब ज्वाइन करिए या किसी कंपनी में हो
तो अपने लर्निंग के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको फालतू में अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये स्टॉक मार्केट अप सो रहा है, डाउन सो रहा है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अभी इनिशियली आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड आपका छोटा अमाउंट को भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा लाइक आप स्टॉक मार्केट में एवरीडे सर्च नहीं कर पाते, तो वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपके फंड को लेगा और अलग अलग कंपनीज में डाइवर्सिफाई कर देगा और फिर आपकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता रहेगा एज ए रिटर्न जहाँ जहाँ उस कंपनीज में बढ़ रहे। और आपका एक लॉन्ग टर्म जो भी आपके गोल्स हैं, बेटर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो या आपके जो पर्टिकुलर गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहाँ पे आपका फंड एक्यूमुलेट कर देगा। अभी से स्टार्ट करके 4-5 साल 10 साल जितना भी होता है आप इन्वेस्टमेंट प्लान करिए कि भाई मुझे उस टाइम पैसा वापस ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अभी से ही स्टार्टिंग कर सकते हो अपनी सेविंग्स की थ्रू म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में सर हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, आइडिया कुछ है नहीं। तो देखो बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जैसे ग्रो ऐप है या जीरोदा कंपनी है, वो क्या करती है कि आपको ऐप प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके और मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको म्यूचुअल फंड में SIP बोला जाता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपका जितना भी छोटा से छोटा अमाउंट, लाइक आप महीने का 500 भी सेव कर रहे हो, वो भी आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो हर महीने। और लॉन्ग टर्म में वो 500 भी आपको जब एक साथ मिल के आता है ना, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आप महीने का 2000 सेव कर रहे हो। यहाँ पे अपने लिया कि 2000 महीने का हम सेव करते हैं 2000, और जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें नियर बाई 15 to 25% के बीच में रिटर्न्स मिलने की एक्सपेक्टेशंस होती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर 15% लेते हैं। और कितने टाइम के लिए कि सर मुझे 10 साल बाद में पैसा चाहिए, भी बहुत अर्ली एज है, नियर बाई 20 या 25 के आसपास हो, मुझे 30 या 35 के आसपास मुझे फ़ंड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो 10 साल ले लेते हैं यहाँ पे लाइक। और आपका इन्वेस्टमेंट देखिए, आप टोटल इन्वेस्टमेंट आपके बैंक से 2,40,000 जाएगा, लेकिन आपको इसके ऊपर 3,24,000 का रिटर्न्स मिलेगा। टोटल अमाउंट आपको 5 लाख नियर बाई 60,000 के आसपास रिटर्न्स मिलेगा। वहाँ पे एक दिक्कत और है सर, आपने जब LIC के बारे में समझा रहे थे तो वहाँ पर भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट दिखा रहे थे कि LIC में इतना रिटर्न नहीं मिल पाता, जो अपन को एक्सपेक्टेड एजेंट समझाते हैं कि आपको 15 ईयर के बाद में ये लॉट ऑफ मनी वहाँ से रेशियो हो जाएगी। बट महंगाई के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो मनी एक्चुअल में उतनी नहीं हो पाती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। सर ये जो 5,64,000 हमें 10 साल बाद में जो मिलेगी, उस पर भी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगेगा। तो आंसर इज यस। तो इसको किस तरीके से मेंटेन करें, तो म्यूचुअल फंड में जो SIP है उसका एक बेटर इन्वेस्टमेंट टेक्निक है जिसको बोलते हैं स्टेप अप SIP। स्टेप अप SIP क्या कह रहे हैं कि जो आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो मंथली, उसको आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 6 महीने में या 1 साल में। जैसे आपकी इनकम बढ़ी है, जैसे आपकी सेविंग्स बढ़ी, 1000 की जगह 1500 इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 2000 की जगह 2500 इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो एक्चुअल में जो रिटर्न्स बन के आएगा ना, वो आपको उसी टाइम वैल्यू मनी के अकॉर्डिंग आपका जो वहाँ पे रेट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फंड जनरेट हो जाएगा। तो नियर बाई उसी वैल्यू के ऊपर आपको अपना पैसा वहाँ पे रिसीव होगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और अपन को जो फंड दिख रहा है 5,64,000, वो उस टाइम की वैल्यू के अकॉर्डिंग बेटर रिटर्न रहेगा फिर। तो आप अपना एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको, आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई या आपका मंथली इनकम इंक्रीज हो गया है, तो आप वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज कर देंगे। तो SIP स्टूडेंट्स के लिए या इनिशियली स्टेज पे आप जॉब कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। अब कौन से म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट डालें, वो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। वो देख के फिर आप अपना मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ और क्या कर सकते हो, लाइक आपका मंथली इन्वेस्टमेंट तो जा रहा है बैंक से, जो अब मैं पर्सनली फॉलो करता था। लाइक आपको मेरे कहीं कोई प्रोग्राम होता है या कहीं फंक्शंस होता है, तो आई नो दैट कि वहाँ पे नियर बाई 2000 या 3000 एक्सपेंसेस होगा। अनफॉर्चुनेटली वो फंक्शंस या प्रोग्राम्स नहीं हो पाया और मैं उनको अटेंड नहीं कर पाया, तो आई फील दैट कि मेरे 2000 या 3000 सेव हो गए, बच गए। मैं जाता तो खर्च होते, अब नहीं जाना पड़ेगा तो नहीं होगा। तो मैं उसको एज ए सेविंग्स समझ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता था। फिर लाइक आप क्या समझोगे कि मेरे 2000 या 3000 जो खर्च होने वाले थे लेकिन नहीं हुए,
तो वो भी आप अपने म्यूचुअल फंड में एज ए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप दिखा दो मेरे खर्च हो गए, राइट। तो वो भी आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज करेगा और इससे आपका सिस्टमेटिक जो सेविंग्स हो रही है उसमें भी इंक्रीमेंटल आएगा। आपने जहाँ खर्च कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया तो वो आपका खर्चा समझो एक बार, और उसी खर्चे को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो कि वो होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया, तो अपना इन्वेस्टमेंट पे जाके दिखाओ ना, अपना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करो ना, फिर तो आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज होगा। और ये जब आदत पड़ जाएगी ना आपकी, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एक्सपेंसेस मेरा होने वाला था, उसको मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करा, और ये एक दिन आपको बहुत बेनिफिट देगा और फिर आपका जो पोर्टफोलियो या जो फंड एक्यूमुलेट होगा वो बहुत सी रिटर्न्स भी प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से आप अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालें। फिर भी ध्यान रखो, देखो अभी आपका स्टेज जो है वो स्टडी से रिलेटेड है, अपने कैरियर को अचीव करने से रिलेटेड है, तो ज़्यादा फोकस उस पर होना चाहिए रादर देन ये इन्वेस्टमेंट। आपने जब दिमाग में आया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या मेरी सेविंग्स होनी चाहिए, अच्छी बात है, इस एज में आपको इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका जो गोल है, जो जिस स्टडीज़ पर्पज़ से आप काम कर रहे हो, जो आपको फ्यूचर में अचीव करना है, फर्स्ट वो अचीव करना। फिर आपके लिए ये फंड, ये जो पैसा है, ये बाद में आपको आना चाहिए और ये फिर जनरेट भी हो जाएगा। बट फोकस स्टडी के ऊपर ज़्यादा, और चाहते हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा करिए। फालतू में अननेसेसरी स्टॉक मार्केट या किसी ने कह दिया इस स्टॉक पे पैसा लगा दे, या आपने कोई दूसरी जगह कहीं नेटवर्किंग से रिलेटेड आप कहीं चले गए, वहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपको इतना डाइवर्स नहीं होना चाहिए अपने कैरियर से रिलेटेड। आपको अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए।